2016 को योगेश बत्रा कत्ल हुआ था, जिस कत्ल का उसके पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था सितंबर 2016 को, जिसकी तफ्तीश गादरी और सीआईए ने की थी। उसके बाद में जब गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बाद में तफ्तीश करनाल सीआईए एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी गठित होने के बाद केस में रोहित और प्रियंका गिरफ्तार हो चुके हैं। न तो कोई लाश मिली, न पोस्टमार्टम हुआ, फिर भी सच्चाई सामने आई और चारों कातिलों को उम्र कैद मिली। आज की कहानी आपको विश्वासघात, लालच और धोखे के गहरे अंधेरे में ले जाएगी। मैं हूं रूपा और आज हम बात करेंगे योगेश बत्रा हत्याकांड के बारे में। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के जगाधरी शहर से। हुड्डा सेक्टर 17 के सबसे पॉश इलाके में एक भव्य बंगला था। ये बंगला न केवल अपनी शानदार बनावट के लिए जाना जाता था, बल्कि उस परिवार के लिए भी मशहूर था जो इसमें रहता था, बत्रा परिवार। इस परिवार के मुखिया थे योगेश बत्रा, जिनकी गिनती शहर के सबसे सफल और सम्मानित लोगों में होती थी। उनकी पत्नी थी प्रियंका बत्रा, जिनकी खूबसूरती और शख्सियत के चर्चे दूर दूर तक थे। उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे, एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा। योगेश बत्रा एक कामयाब बिजनेसमैन थे। उनकी अपनी बत्रा प्लाईवुड नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो पूरे उत्तर भारत में प्लाईवुड की सप्लाई करती थी। उनका कारोबार करोड़ों का था और वे शहर की सामाजिक और व्यावसायिक जगत में एक जाना माना चेहरा था। योगेश और प्रियंका की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 18 साल पहले जब ये जवान थे, तब उन्होंने लव मैरिज की थी। प्रियंका अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर थी। वे मिस खालसा और मिस दिल्ली का खिताब भी जीत चुकी थी। शादी के बाद उन्होंने अपनी मॉडलिंग का करियर छोड़ दिया और एक खुशहाल गृहिणी बन गई। हालांकि योगेश के माता पिता और उनका बाकी परिवार उत्तराखंड के खातिमा में रहता था, लेकिन योगेश ने अपने व्यापार के चलते जगाधरी को ही अपना घर बना लिया था। बाहरी दुनिया के लिए बत्रा परिवार एक आदर्श परिवार था। उनके पास दौलत, शोहरत और हर तरह की खुशियां मौजूद थी। 28 मई 2016 की सुबह बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई। सुबह के 6 बजे प्रियंका की आंख खुली। उन्होंने देखा कि योगेश अभी भी गहरी नींद में है। प्रियंका ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर उन्हें जगाने की कोशिश की। योगेश, उठो, सुबह हो गई, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा आवाज दी, सुनो, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? योगेश ने फिर भी कोई हलचल नहीं की। प्रियंका को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने योगेश को थोड़ा हिलाया डुलाया, लेकिन उनका शरीर ठंडा और बेजान लग रहा था। एक पल के लिए प्रियंका के मन में एक बुरी शंका उठी। उन्होंने उसके पास जाकर सांस चेक की, लेकिन कोई सांस महसूस नहीं हुई। प्रियंका के हाथ पांव कांप गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत छा गई। उन्होंने तुरंत अपने पड़ोसियों को बुलाया और उनके साथ मिलकर योगेश को पास के निजी अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में डॉक्टर ने योगेश की जांच की और कुछ ही मिनटों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि मौत रात में नींद के दौरान ही हुई है। ये सुनते ही प्रियंका ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और योगेश के शव को लेकर घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने माता पिता और योगेश के माता पिता को फोन करके इस दुखद घटना की जानकारी दी। कुछ घंटों के भीतर ही दूर दराज से सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग जगाधरी के बंगले पे पहुंच गए। माहौल गमगीन था। प्रियंका सभी के सामने रो रही थी, कह रही थी कल रात को इनके सीने में थोड़ा दर्द था और पसीना भी आ रहा था। शायद रात को सोते वक्त साइलेंट अटैक आ गया। सभी ने प्रियंका की बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि योगेश एक स्वस्थ व्यक्ति थे और किसी ने भी इस बात पर शक नहीं किया। शाम तक पूरे रीति रिवाज के साथ योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। योगेश की मौत के बाद उनके माता पिता ने फैसला किया कि वे कुछ दिन अपनी बहू और पोते पोतियों के पास जगाधरी में ही रुकेंगे। उन्हें लगा कि इस दुख की घड़ी में प्रियंका को उनके सहारे की जरूरत है। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो उन्हें बहुत अजीब लगा। जिस तरह प्रियंका अपने पति की मौत के सदमे से बाहर आ चुकी थी, वो उनके लिए अविश्वसनीय था।
वो अक्सर फोन पे घंटों बात करती थी, वो भी हंस हंस कर। तैयार होकर बाजार जाती और पहले की तरह खुश रहने लगी थी। ये सब देखकर योगेश के माता पिता को बहुत अजीब लगा। एक विधवा का ऐसा व्यवहार उनके लिए पचा पाना मुश्किल था। एक रात योगेश की माँ ने अपने पति से कहा, मुझे रात में एक सपना आया। सपने में योगेश मेरे पास आया और उसने कहा, माँ मुझे बचा लो, कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आवाज में दर्द था। योगेश के पिता ने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें बेटे के गम ने तोड़ दिया है, इसीलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। लेकिन उनके मन में भी एक संदेह का बीज अंकुरित हो गया। उन्होंने अपनी बहू के व्यवहार और अपने बेटे की अचानक हुई मौत को जोड़कर देखा। योगेश सिर्फ 42 साल का था, वो बिल्कुल स्वस्थ था, न उसे दिल की कोई बीमारी थी और न ही वो कोई दवा लेता था। उसे अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? उनके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था। उन्हें लगा कि दाल में कुछ जरूर काला है। इस शक के चलते योगेश के पिता ने जगाधरी के पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस को पूरी बात बताई और कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके बेटे की मौत एक स्वाभाविक मौत नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने उससे पूछा, क्या आपने अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाया था? योगेश के पिता ने सिर हिलाकर मना कर दिया। पुलिस ने कहा, सर, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हम किसी पे शक नहीं कर सकते। हमारे पास जांच का कोई आधार नहीं है। पुलिस ने उनकी शिकायत तो लिख ली, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। योगेश के पिता को लगा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी। पुलिस से निराश होकर योगेश के पिता ने एक निजी जासूसी कंपनी से संपर्क किया। उन्होंने कंपनी को सारी बात विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, मुझे मेरी बहू पे शक है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे की मौत के पीछे उसी का हाथ है। कंपनी ने कुछ पैसे लिए और अपने कुछ बेहतरीन जासूसों को प्रियंका बत्रा के पीछे लगा दिया। जासूसों ने प्रियंका की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। जांच के दौरान जो कुछ सामने आया वो योगेश के पिता के संदेह को सच साबित करने लगा। सबसे पहले जासूसों को पता चला कि प्रियंका ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देहरादून भेज दिया था, ताकि वो घर में अकेली रह सके। इसके अलावा वो अपने सास ससुर से बार बार उत्तराखंड वापस जाने को कह रही थी। जासूसों ने ये भी पाया कि प्रियंका ने योगेश की मौत के बाद चुपके से सारे बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिए थे। योगेश की मौत को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और उन्होंने ये सब इतनी तेजी से किया था जो बेहद चौंकाने वाला था। जासूसों ने प्रियंका का पीछा करना जारी रखा। उन्हें पता चला कि वो हर सुबह पास के एक जिम में जाती थी। जासूस भी जिम पहुंचे और उनकी हरकतों पे नजर रखने लगे। वहां उन्हें पता चला कि जिम में एक ट्रेनर था जिनका नाम रोहित था और प्रियंका के साथ उनके रिश्ते बहुत ही करीबी थे। जिम में इस बात की अफवाह भी थी कि प्रियंका और रोहित के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। एक दिन जासूस ने देखा कि प्रियंका रोहित के साथ एक क्लब में गई थी जहां वे दोनों शराब पी रहे थे और आपत्तिजनक तरीके से डांस कर रहे थे। ये सब देखकर जासूसों को यकीन हो गया कि प्रियंका और रोहित के बीच कुछ जरूर है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने अपनी सोर्स का इस्तेमाल करके प्रियंका और रोहित का कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया। सीडीआर देखकर सब हैरान रह गए। रिकॉर्ड में पता चला कि प्रियंका और रोहित पिछले 1.5 साल से लगातार घंटों तक फोन पे बातें करते थे। यहाँ तक कि जिस दिन योगेश की मौत हुई थी उस रात प्रियंका ने रोहित को 40 से भी ज्यादा बार कॉल किया था। रात के 1 से 2 बजे के बीच वे लगातार बात कर रहे थे। जासूसों को ये भी पता चला कि रोहित के जन्मदिन पर प्रियंका ने उसे 25 लाख की एक महंगी कार भी तोहफे में दी थी। ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद निजी जासूसों ने एक रिपोर्ट तैयार की और योगेश के पिता को सौंप दी। योगेश के पिता को पता था कि एक आम पुलिस अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेगा, इसीलिए वे सीधे हरियाणा के डीजीपी के पास गए और उन्हें सारे सबूत दिखाए। उन्होंने डीजीपी को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर डीजीपी समझ गए कि ये कोई मामूली केस नहीं है। उन्होंने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और केस की जांच करने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया।
एसआईटी ने सबसे पहले प्रियंका और रोहित की सीडीआर की जांच की और उनके रिश्ते की पुष्टि की। पुलिस ने जिम जाकर उनके अफेयर की भी पुष्टि की। पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सबूत मिला। जिस रात योगेश की मौत हुई उस रात प्रियंका और रोहित दोनों की मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह थी, योगेश के बंगले में। इससे साबित होता है कि रोहित उस रात योगेश के घर में ही मौजूद था। इस बात की पुष्टि बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी हो गई, जिसमें रोहित अपने 2 साथियों के साथ घर में घुसता हुआ दिखाई दिया। इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले जिम ट्रेनर रोहित को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि योगेश की हत्या प्रियंका और उसने मिलकर की थी। रोहित के इकबालिया बयान के बाद पुलिस ने प्रियंका बत्रा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब प्रियंका और रोहित को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की और उन्हें सारे सबूत दिखाए तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। प्रियंका ने बताया कि साल 2015 में उनका वजन काफी बढ़ गया था, जिसके चलते उसने पास के एक जिम में दाखिला लिया और वहीं उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर रोहित से हुई। रोहित की शानदार बॉडी और व्यक्तित्व ने प्रियंका को आकर्षित किया और वो दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रोहित अक्सर योगेश के घर आता था जब बच्चे स्कूल में होते थे और योगेश अपने काम पर होते थे। दोनों घर में शारीरिक संबंध बनाते थे। जनवरी 2016 में एक दिन जब रोहित और प्रियंका कमरे में संबंध बना रहे थे, तभी योगेश अचानक घर आ गए। उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। योगेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने दोनों को लताड़ते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी किया है इसे तुरंत बंद करो, वरना मैं तुम दोनों के खिलाफ केस करके जेल भिजवा दूंगा। उस वक्त तो प्रियंका और रोहित ने योगेश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वे आगे कभी नहीं मिलेंगे। योगेश ने उस समय तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद उनका और प्रियंका का रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया। उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। प्रियंका को समझ आ गया था कि अब उसका पति उसे पहले की तरह कभी प्यार नहीं करेगा। वो रोहित से भी नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते वो शारीरिक रूप से भी संतुष्ट नहीं थी। प्रियंका ने रोहित को फोन किया और कहा, अब हमें कुछ करना होगा। रोहित ने उसे तलाक लेने का सुझाव लिया, लेकिन प्रियंका को पता था कि अगर वो तलाक लेती है तो उसे योगेश की करोड़ों की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। रोहित के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो प्रियंका की महंगी जरूरतों को पूरा कर पाता। इसीलिए प्रियंका ने रोहित से कहा, हमें योगेश को रास्ते से हटाना होगा और उसकी हत्या को एक नेचुरल डेथ दिखाना होगा, ताकि सारी प्रॉपर्टी भी बच जाए और हम आराम से अपनी जिंदगी जी सके। प्रियंका और रोहित ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने श्याम सुंदर और सतीश कुमार नाम के 2 लोगों को योगेश की हत्या के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया। प्लान के मुताबिक 27 मई 2016 की रात को जब योगेश अपने कमरे में सो रहे थे तो प्रियंका ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। रोहित अपने दोनों साथियों के साथ घर में घुसा। वो तीनों चुपके से योगेश के कमरे में गए और एक तकिए से उनका दम घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो तीनों वहां से भाग गए। अगली सुबह प्रियंका ने नाटक किया कि योगेश को हार्ट अटैक आया। उनका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया था, क्योंकि योगेश का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के ही कर दिया गया था। पुलिस के सामने अब सारी सच्चाई आ चुकी थी। इस पूरे मामले में लगभग 25 लोगों की गवाही ली गई और कई सबूत इकट्ठा किए गए, जिनमें सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज और रोहित का बयान शामिल थे। कोर्ट में लंबी कार्यवाही चली। आखिरकार 6 अगस्त 2021 को योगेश की पत्नी प्रियंका बत्रा, उनके जिम ट्रेनर रोहित और 2 अपराधियों श्याम सुंदर और सतीश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर योगेश के पिता ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से काम न लिया होता तो ये हत्या हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाती। ये उनकी हिम्मत और विश्वास का ही नतीजा था कि योगेश के हत्यारों को सजा मिल पाई। ये कहानी केवल एक हत्या की नहीं, बल्कि एक पिता के अटूट विश्वास, समझदारी और न्याय के लिए उसकी लड़ाई की भी है। ये मामला साबित करता है कि हर जुर्म के पीछे कोई न कोई सबूत जरूर होता है।
ये एक पिता का अपने बेटे के लिए प्रेम और सच्चाई की खोज का नतीजा था कि योगेश की आत्मा को शांति मिल पाई और उनके हत्यारों को उनके किए की सजा मिली। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस कहानी पर आप सबकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही क्राइम की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।